Hello and welcome to the channel of Sports Politics. My name is Hamza Ayub and I have with me मोहम्मद फराज। फराज भी आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इंजमामुल हक ने जो है वो अपने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से जो है दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम जो है पॉलिटिक्स के अंदर जो है इंडल्ज हो रही है। तो इस पे एक तो हमारे कुछ पॉइंटर्स हैं जिसपे हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि उस पे क्या हो सकता है। अब जैसा कि आपने कल तस्वीर भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा देखी है कि जिसमें सरफराज अहमद जो है वो कराची के मेनली जर्नलिस्ट के साथ जो है उनकी दावत पे गए हुए थे और वहां पर जो है वो एजेंडा बेस्ड जो चलाया जा रहा था कि सरफराज नहीं अहमद को नहीं, जो आप कैप्टन किया जाए। थोड़ा गलत गलत हुए। वो अच्छा। सरफराज नहीं गए थे, सरफराज के घर में, क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड देखें ना तो वो चैंपियंस ट्रॉफी की तस्वीरें लगी हैं। तो ये सरफराज का घर था और ये सारे कराची बेस्ड जर्नलिस्ट जो हैं वो सरफराज के घर में। और ये सारे आप इनकी अगर शक्लें देखें ना और इनको अगर यूट्यूब पे सर्च करें इन सारे जर्नलिस्ट को, तो इनमें 99% पूरा दिन बाबर, शाहीन, रिजवान इनके अगेंस्ट फजूल बोलते रहते हैं। इनमें से 99%, इनमें से एक भी जर्नल ऐसा नहीं है जो कि इन तीनों प्लेयर्स का सपोर्टर हो। तो और आप इनके जो चैनल्स हैं इनमें मोस्टली जो जर्नलिस्ट हैं वो जियो और एयर बाई के हैं। तो इनके आप चैनल्स पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सरफराज के अगेंस्ट, सरफराज की सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी और बाबर के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो काइंड ऑफ एक एजेंडा बेस्ड जो मुझे लग रहा है कि सरफराज भी आप शायद इस साइड पे जा रहे हैं कि वो थोड़ा सा बाबर नहीं, के वैसे अगेंस्ट तो जरा कम। सरफराज अहमद काफी मशहूर हैं कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, चुप करके अपना काम करते हैं और जो है वो नहीं, ये किसी भी तो सियासत में आप कह रहे हो ना। इन्वॉल्व नहीं। कभी अभी तक तो प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि सरफराज अहमद ने ब्लेम गेम तो आज तक मैंने तो नहीं उसको कम से कम सुना प्लेयर को करते हुए कि ब्लेम गेम उस नहीं, बंदे ने किया हो। सरफराज ने क्यों नहीं किया? मैंने देखा था उसकी ट्वीट्स। जब उसका शाहीन के साथ कोई पीएसएल में बाउंसर कराने पे कोई इस पे हुई थी तो इसकी ट्वीट आई थी कि बाद अब्बा नसीब बेअदब बद नसीब, इस तरह करके इसकी ट्वीट नहीं, आई थी। वो तो उसके एक अलावा भी, मोमेंटरली ही इसके थोड़ी अलावा भी मोमेंट मैं की आपको वजह एक से ना। और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर याद हो, सरफराज ड्रॉप हुआ था ये जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी पाकिस्तान उस टाइम पे। तो इसने कोई कुरान की आयतें वगैरह अपनी ट्विटर के ऊपर लगाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो कोई नहीं, अमल का आप दारोमदार नहीं होता आपकी प्योर में। बात बिल्कुल फिर ठीक एक है। वो दफा सलमान भट्ट ने, ये चीज हुई है, सरफराज अहमद वो नहीं, तो हर एक इंस्टेंट। आप ये तो ना कहे ना कि, आप ये नहीं, तो फिर लेकिन अब ना जिस कहे तरह ना कि देखिए ना कुछ सरफराज प्लेयर्स हैं जो कि प्लेयर्स को सरफराज सरेआम रिएक्ट नहीं टारगेट करता। करते हैं, जिस तरह जर्नलिस्ट हैं शुएब जाट्टा है या जितना डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं वो बाबर आजम को खुलेआम जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। सरफराज अहमद ने इस तरह से ओपनली कभी टारगेट किसी प्लेयर को नहीं किया। हाँ, वो हाँ, तो उसको पता है ना, हिडन वर्ड्स में वो जरूर करता है उसको जिसमें आप पता बता है रहे ना हैं कि कि कल को उसने 11 में खेलना है, 15 में खेलना है, तो वो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है अगर वो इस तरह ओपनली चीजें बोलेगा। लेकिन आप देखें ना, प्रोफेशनल जेलसी, आपको भी, आप भी एक प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें तो बैक एंड पे चल रही होती है। प्रोफेशनल जेलसी तो होती है कि आज से 2 साल पहले जो इज्जत सरफराज की मिलती थी, सरफराज को मिलती थी, जो लाइमलाइट उसको मिलती थी, आज वो बाबर को मिलती है। तो ये चीजें इंसान को पिंच तो होती हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी प्लेयर जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कभी भी उसको नहीं लगता कि उसका डिक्लाइन आ चुका है। वो तो हमेशा कहता है कि मैं अभी भी पीक पे हूँ। क्योंकि आप काफी सारे एग्जांपल्स देख लें, हमारे काफी जो फॉर्मर प्लेयर्स थे वो तो रिटायर होना नहीं चाहते थे। अभी तक शुएब मलिक कहते हैं मुझे T20 में खिलाओ। तो तो आपके ये तो यहाँ इसमें पे कल्चर एक है और कि, डिफरेंट एंगल भी दिया जाता है जो कराची वर्सेस लाहौर डिबेट भी की जाती है, कराची के जर्नलिस्ट वर्सेस लाहौर के जर्नलिस्ट और कराची के प्लेयर वर्सेस लाहौर के प्लेयर। इसमें आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के? हाँ, इसमें एक ना बहुत मशहूर टर्म यूज होती है, आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी अगर से वाकिफ होंगे, कराची माफिया के नाम से। अब कराची माफिया एक ऐसी टर्म है कि जिसमें ये कराची बेस्ड जर्नलिस्ट जो हैं आउट ऑफ मेरिट प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, जो डिजर्विंग प्लेयर आपकी 11 में खेल रहे होते हैं और जिनका ताल्लुक कराची से नहीं होता। इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूँ कि शाहनवाज धानी की। अब शाहनवाज धानी का एजेंडा चलाया जाता है हमेशा, और ये उस वक्त भी चलाया जाता था जब नसीम जो था वो आपकी टीम में जिसका डेब्यू हुआ था, और उसके बाद उस वक्त भी ये एजेंडा चलाया गया था कि धानी का हक पहले बनता था, नसीम का बाद में बनता था। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज, पोटेंशियल वाइज देखें तो नसीम पोटेंशियल इज वाइज तो फार नसीम शाह तो अहेड ऑफ, नहीं। कंपैरिजन हाँ, नहीं बनता फार ना अहेड नसीम ऑफ शाह और शाहनवाज उसका। धानी। अब दूसरा इवन कि मैं बताता नसीम हूँ शाह इज कि अ मोर जब ये, कंप्लीट बॉलर एज कम्पेयर टू शहनशाह अफरीदी। मैं तो उसको आपको फ्रंट लाइन बॉलर आपको मानता हूँ। अगर याद हो, बाबर जो था शुरू के दिनों में टेस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। शुरू में जब इस बाबर का जी डेब्यू जी, हुआ था पहले तो उसकी क्या एवरेज 34 की थी आफ्टर सम मैचेस। हाँ,
और उस टाइम पे कहा जाता था जी बाबर को निकाल के खुर्रम मंजूर को खिलाया जाए। तो आप खुद देखें कि एक इंसान का एक आई होती है प्लेयर की, कि अगर बाबर आजम को उस वक्त निकाल के खुर्रम मंजूर को खिला दिया जाता, तो आपको क्या लगता है कि खुर्रम मंजूर, बाबर आज जिस लेवल पे या खुर्रम मंजूर इस लेवल पे होते? वो जस्ट इस पे कहा जाता है कि किसी तरीके से हम कराची का कोई प्लेयर, अब वो चाहते क्यों? अब ये भी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कराची वाले उनको कोई पैसे तो नहीं देते ना। असल में इनको फायदा ये होता है कि जब कराची का प्लेयर आपकी टीम में होता है, या कराची का प्लेयर थोड़ा सा वाइस कैप्टन या कैप्टन होता है, तो इनको अंदर की जो खबरें हैं वो इन तक पहुंच जाती हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये फिर इनको वो खबर जल्दी मिलती है, तो ये अपने अपने चैनल्स पे आ, वो पेपर चला देते हैं, जल्दी चला देते हैं, जिससे ये होता है कि इनकी ना जरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस वगैरह और इन चीज़ों के बोनसेस वगैरह, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आपको पता है कि वहाँ पे जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाते आपको बोनसेस और ये चीज़ें नहीं मिलती। तो ये फिर थोड़ा सा खबरों के चक्कर में भी रहते हैं कि किसी तरह हमें ये जो अब बाकी आपके पंजाब के प्लेयर होते हैं या केपीके के प्लेयर होते हैं, इनका कराची के जर्नलिस्ट के साथ उस तरह लिंक नहीं होता जिस तरह कराची के प्लेयर्स का होता है, क्योंकि ये अंडर 16 से उन प्लेयर्स के साथ होते हैं। अब जैसे अब यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, साइम अयूब आ रहे हैं, या उमैर बिन यूसुफ आ रहे हैं, तो इनकी अंडर 16 के डेज से ही किसी ना किसी कराची जर्नलिस्ट के साथ कम्युनिकेशन इनकी रहती होगी। या इवन के लाहौर के अंदर भी जो लाहौर के जर्नलिस्ट होते हैं उनको पता होता है कोई स्पोर्ट्समैन, इवन के वो हॉकी के प्लेयर्स के साथ भी उनका रिलेशन होता है, बॉक्सिंग वालों के साथ भी होता है, फुटबॉल वालों के साथ भी होता है। तो ये जब इनका कराची के प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा रिलेशन इनका जरा गहरा होता है, तो फिर वो इनको अंदर की खबरें देते हैं, और फिर ये उनके बदले में उन तो प्लेयर्स ये को खुश चीज करने के आपकी लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना डैमेज करती है? इस तरह के लोगों को क्रिकेट सर्किट से दूर रखना बेहतर नहीं होता, जो पॉलिटिक्स को या हाँ, अपने मैं इसमें ये जाति कहूंगा मफाद कि के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं? ये इस पे ना बहुत ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर भी है। अब बात का कुछ प्लेयर्स नहीं भी चाहते होंगे, अब मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज ने या खुर्रम मंजूर ने, आपका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइम पे जब ये अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे थे और यंग थे, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने खुद कहा होगा कि आप हमारे लिए इस तरह बात करें। मतलब कि एक जर्नलिस्ट है, उसके हाथ में ट्विटर है, वो ट्विटर पे जाके वो ट्वीट कर ले, अब कोई प्लेयर उसको रोक तो नहीं सकता ना इस चीज से। लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है कि इन प्लेयर्स को खुद भी थोड़ा सा ना इन जर्नलिस्ट के साथ थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए, थोड़ा सा इनका ना प्रोफेशनल। के बाजू ये होता है कि ये जर्नलिस्ट अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। अब जिस तरह आजकल आप देख लें बाबर आजम के साथ जिस तरह एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस तरह कैंपेन की जा रही है, तो वो क्यों की जा रही है? क्योंकि बाबर आजम शायद इनको उस तरीके से इंटरव्यूज के लिए, अब आप देख लें बाबर आजम कभी कोई जियो पे इंटरव्यू नहीं आया, कभी एयरवाई पे इंटरव्यू नहीं आया, कभी समा पे इंटरव्यू नहीं आया, अभी कभी अभी आपने सुने? इसमें अगला पॉइंट यही है कि राशिद लतीफ जो हमारे एक रिनाउंड क्रिकेटर हैं, जो पीटीवी स्पोर्ट्स से भी प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने जो है वो चेयरमैन को कॉल की है और उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जिसके ऊपर दूसरा पॉइंट आ गई ये है कि वो बाबर की इस पे पर्सनल चैट जो एयरबाई के ऑनर सलमान ने उनको मैसेज किया हुआ है कि क्या चेयरमैन की आपको कॉल आई है, तो बाबर ने इस पर रिप्लाई किया कि मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। तो इस दोनों पॉइंट्स पे अगला पॉइंट यही है कि ये इस तरह से क्या खिचड़ी पक रही है आपकी सिस्टम के अंदर। एक आपका रिनाउंड क्रिकेटर राशिद तदीब, कोई आम आदमी तो है नहीं कि उठ के उसने कह दिया, वो आपका एक रिनाउंड नहीं, क्रिकेटर है, अब प्लेटफॉर्म पर ये बैठ तो के वो बात आपके कर रहा है। चेयरमैन के ऊपर है ना। अब चेयरमैन के ऊपर है, और चेयरमैन की पॉलिटिकल एफिलिएशन आपको, मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी छुपी हुई है पॉलिटिकल एफिलिएशन। चेयरमैन आपके पीपी के हैं, और पीपी इस टाइम पे कहाँ पे गवर्नमेंट में है? वो कराची में गवर्नमेंट में है। तो जाहिर बात है कि जहाँ पे पीपी की गवर्नमेंट होगी वहीं के मीडिया के साथ, वहीं के जर्नलिस्ट के साथ आपकी चेयरमैन का लिंक रहेगा। अब चेयरमैन ने आने के बाद जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं सारे शोएब जट को दिए हैं, एयर बाय वाले शोएब जट को। और अगर आप इसको लिंक करें तो वो जो व्हाट्सएप की चैट है वो भी आपको शोएब जट ने दिखाई है। तो इसका मतलब कि आपके चेयरमैन इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और वो चाहते थे कि मेरा अपना नाम क्लियर हो, क्योंकि बाबर उनसे कांटेक्ट। अब राशिद लतीफ एक जाना माना नाम है, वो नेशनल टीवी के ऊपर इस तरह क्यों बात करेंगे जब उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी? मतलब कि बाबर ने मे भी उनको कॉल की हो, कोई ना कोई इशू हो बाबर को, लेकिन चेयरमैन ने ना सुनी हो, तो मे भी बाबर ने इस बात का इजहार किसी के साथ किया और वो राशिद लतीफ तक पहुंच गई हो। लेकिन यह है कि अब चेयरमैन अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो 4 नवंबर को इन चेयरमैन की का जो 3 महीने का टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, तो इन्होंने अब अपनी एक्सटेंशन भी लेनी है, और उसके लिए ये शायद कल वजीर आजम से मिले भी हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले भी हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो एक काइंड ऑफ एक मीडिया के अंदर फेस सेविंग के लिए चेयरमैन ने ये मैसेजेस जो हैं वो
इस जर्नलिस्ट के थ्रू मीडिया में दिखाते हैं, लेकिन वो इनके लिए बैकफायर हुआ है क्योंकि वो उनकी पर्सनल चैट थी बाबर आजम की। और और बाबर बाबर आजम को आजम अगर आप आपका पाकिस्तान का इस टाइम एक ब्रांड है, बाबर आजम के खिलाफ लोग बात सुनते भी नहीं है कुछ तो। जो कि एक्चुअल क्रिटिसिज्म बाबर पे होना चाहिए, उस पर भी कई लोग जो है वो नहीं सुनना पसंद करते कि बाबर को आप कुछ ना कहें, वो तो हमारा खिलाफ। आपने अगर आज माइकल वॉन को सुना हो, माइकल वॉन आज क्रिक बस के जो प्री मैच आता है शो क्रिक बस का, जी जी। उसके अंदर माइकल वॉन ने, हालांकि माइकल वॉन आप इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको पूरी स्टोरी का पता था कि, और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है पीसीबी के एडमिनिस्ट्रेशन को और उसने चेयरमैन ट्वीट को, और किया उन्होंने कहा है प्रॉपर। कि उसने ट्वीट किया हाँ कि ये बाबर से जो भी हाँ, हो रहा है ये गलत है, इसको स्टॉप किया जाए। इवन के आपके इंडिया के क्रिकेटर्स ने ट्वीट किया है, इवन के इंडिया के जर्नलिस्ट ने कोई ट्वीट किया है। तो ये पर्सनल जब आप होते हैं किसी के साथ, आज तो मैच चलो फिर भी आसान था, तो इन केस के अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट आपका मैच और उसकी बेस पे आपकी सेमीफाइनल में अगर आपकी क्वालिफिकेशन होनी है, तो उस मैच से पहले भी कोई इस तरह की चीजें अगर सामने आएंगी तो बाबर के ऊपर मेंटली एक प्रेशर आएगा और देयर इज अ हाई चांस कि वो मैच भी हम हार सकते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट वाला। तो आई थिंक कि प्लेयर्स को आसान इवन कि रखना आप ये चाहिए, देखें इजी साउथ रखना अफ्रीका चाहिए। वाले मैच से पहले भी ये सारे मामला चल रहे थे। इवन कि आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू ही पॉलिटिक्स पे हुई थी। और जो कि इसमें मोहम्मद हफीज की पहले रेजिग्नेशन आती है जिसमें उन्होंने इमाद वसीम की सिलेक्शन पे, और इवन के उन्होंने हम्म। सरफराज अहमद को और इमाद वसीम को, ये दो प्लेयर्स को जो रिकमेंड किया था कि आप इन दोनों को लेकर जाएं। तो आपसे मेरा सवाल है कि ये सरफराज अहमद का आप क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहे हैं, कि मतलब कि आप सरफराज अहमद इनके की लिए अभी देखें, अब सरफराज कैंपेन चल अहमद। रही थी कि इनको आप कैप्टन बनाया जा रहे हैं, ये आप अगले 3 साल के लिए आपके कैप्टन बन रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा। सरफराज अहमद एक बहुत अच्छा प्लेयर है था। मैं खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ और रहा हूँ, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें एज अ प्लेयर अगर आप पूछते हैं तो एज अ प्लेयर इसकी क्रिकेट जो है वो ओडीआई की 2020 के बाद खत्म हो चुकी है। और T20 का तो ये शुरू से ही बैट्समैन रहा ही नहीं है, जब से इसका करियर शुरू हुआ है T20 नहीं खेल सकता था ये प्लेयर है ही सिंगल डबलों वाला, रन ले लिया। बड़ी शॉट्स तो इसने आज तक मारी नहीं है। यहाँ तो फिर ये रिजवान की तरह ओपनिंग में आता और अपने आप को उधर साबित करके दिखाता कि वो पावर प्ले का ये अच्छा ये तो एक वक्त ऐसा भी है कि हसन अली के नीचे अपने आप को छुपाता रहा है 8वें नंबर पे। तो एक कीपर बैट्समैन आज 8वें नंबर पे अपने बॉलर से नीचे नहीं खेल सकता। टेस्ट मैच में अगर आप इसका और फ्यूचर पूछते हैं सरफराज अहमद का, तो वो मुझे अभी नजर आ रहा है, वो आपकी बात ठीक है, 2-3 साल ही पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं सरफराज अहमद। क्योंकि रिजवान की लेकिन एज अ टेस्ट में कैप्टन एज नहीं, क्योंकि मैं एज अ अभी कैप्टन भी एज अ रिजवान को कैप्टन आप एज अ कैप्टन आप उसको लेकर चलते हैं जिसने आपको आने वाले 5-6 साल को मतलब सर्व करना हो। हम्म, और आप कभी भी रिग्रेशन की तरफ नहीं जाते, आप आगे मूव करते हैं। अब पहले सरफराज अहमद को जब हटाया गया था वो पॉइंट भी गलत था। जिस टाइम पर उसको हटाया गया मैं उसके हक में नहीं था कि जिस आप तरह उसको अभी हटाया गया। देखें ना कि और अब उसको अगर रिसेंटली वापस लाया जा रहा है तो वो भी रिसेंटली गलत है। अगर रिसेंटली अगर देखें कि यही कराची माफिया की जो कैंपेन चली थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, कि सरफराज को डी कैटेगरी दे दी गई है सर, हालांकि सरफराज की तो मेरे ख्याल में डी ही बनती थी क्योंकि वो एक फॉर्मेट खेलते हैं और टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो वो उनको भी अभी रेगुलर अभी कॉन्ट्रैक्ट खेलना रिवाइज शुरू हुए हैं। करके। बीच में टेस्ट से भी हाँ, ड्रॉप हो गए हुए थे सरफराज अहमद तो। अब ये देखें कि उनको अब मतलब कि रिजवान वो बी कैटेगरी में उनको नहीं, प्रमोट असल कर में दिया गया पाकिस्तान है में ना इस हर सारी चीज जो कैंपेन है के ना बाद। वो पल्सिव होती है। ये अब देखें सरफराज अहमद जब T20 से कैप्टन हटाया गया था, मैं सबसे खिलाफ था, तब पाकिस्तान की स्ट्रीक चल रही थी T20 सीरीज की। 10 से 11 T20 हम्म। सीरीज पाकिस्तान उन्होंने ट्रॉट जीता हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का T20 ग्राफ नीचे ही आया है। लेकिन वो बेशक तो वो एज अ पास्ट है प्लेयर, ना, अब मैं ये हो बात कर गया, रहा हूँ जब खत्म हो उसको गई बात। हटाया गया था तब वो भी गलत था, और अगर उसको वापस लाने की बात की जा रही है तो अब इस स्टेज में वो भी गलत है। तब उसको हटाना था चाहिए और अब उसको लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसकी क्रिकेट खत्म हो गई हुई है। तब उसकी क्रिकेट अगर वो हम्म। कंटिन्यू करता है तो वो उसकी क्रिकेट, चलो आज आज चैंपियन ट्रॉफी तो चलती। आप इसमें देखें ना, आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुआयना करें तो नसीम शाह और सरफराज को सेम अमाउंट ऑफ मनी मिल रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि कागजों में पीसीबी की नज़र में या हमारी मैनेजमेंट की नज़र में या जिन्होंने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, नसीम शाह और सरफराज इक्वल लेवल के प्लेयर हैं, मतलब कि देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन बोथ ऑफ नसीम देम। शाह के साथ ज्यादती है। सरफराज नसीम शाह केपीके का बंदा है, उसके खिलाफ कराची माफिया क्यों आवाज नहीं उठाता? उसके खिलाफ भी उठाए ना यार। नसीम शाह डी नसीम कैटेगरी शाह तो डिजर्व नहीं करता, वो कम से कम बी नहीं, नसीम कैटेगरी या शाह बी में इवन। है। नसीम शाह, सॉरी आपको शायद गलती हुई है, नसीम शाह बी में है, इफ्तिखार डी में, और मेरे ख्याल में तो इफ्तिखार भी बी डिजर्व करता था, इफ्तिखार को डी में इफ्तिखार डाला गया, आपका इस इफ्तिखार टाइम जो तो है वो तीनों दो फॉर्मेट तो वो खेल ही रहा है ऑलरेडी, T20 भी खेल रहा है और हाँ, वो उसमें भी दो खेल रहा है। फॉर्मेट के। और कुछ प्लेयर्स को इसके ऊपर रिजर्वेशंस भी थी कि सरफराज एक फॉर्मेट खेलते हैं तो वो किस तरीके से आपका बी कैटेगरी में चला गया। तो ये चीजें हैं, ये पॉलिटिकल चीजें हैं
तो आपको क्या लगता है, अब इंजमाम तो अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो क्या फ्यूचर अभी लग रहा है चीफ आपको आगे सेलेक्टर, अभी ये इंजमाम? वर्ल्ड कप हाँ। खत्म होगा तो नया चीफ सेलेक्टर आ जाएगा। असल में मसला फिर वही वहां पर आके अटकता है। मेरे हिसाब से जो क्रिकेट सेटअप है ना, इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई नहीं होनी चाहिए, इसमें प्योर क्रिकेटिंग माइंड का बनाना चाहिए। रमीज राजा जैसी भी पॉलिसीज और लेके आया था, एक वो टेन्योर होना वो चाहिए एक उसका। टेन्योर फिक्स होना चाहिए और उसकी पॉलिसीज उसमें इंप्लीमेंट होनी चाहिए ताकि उसको कुछ टाइम तो मिले। वो अब रमीज राजा जैसा भी था, वो बातें भी बड़ी बड़ी करता था, मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन एट द एंड वो एक क्रिकेटर था। उसकी पूरी जिंदगी जो है वो क्रिकेट के अंदर गुजरी है, पॉलिटिक्स में नहीं गुजरी। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल हम्म। उसकी एफिलिएशन होगी नहीं भी होगी, लेकिन वो एज अ अब ये क्रिकेटर जका था। साहब की, अगर आपको इनका, अगर आपको पता हो, ये फ्यूटल बैकग्राउंड से हैं और इनकी शुगर मिल है, और ये मैट्रिक भी नहीं है, जो मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत तो ये इंफॉर्मेशन है, ये ये तो मैट्रिक नहीं आपने जैसे किया हुआ बता है। दी ना, इनकी जो प्योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि उसकी हायरिंग है पीसीबी में, इस तरह नहीं होना चाहिए। इवन के मैं नितिन सेठी के हक में भी नहीं हूँ। आपको नया चेयरमैन ऐसा इंट्रोड्यूस करें, पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेटिंग माइंड्स खत्म नहीं हो गए। बहुत बहुत बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान को, जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए हैं। वसीम अकरम इवन के इकबाल वो, शौक आपको है, याद हो शाहिद वो अफरीदी आपके वसीम। लेजेंड रहे हैं। इवन के मिसबाह उल हक का आपका अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, वो क्रिकेटिंग माइंड असल में आप लगाते हैं किसी पॉलिटिशियन के नीचे। अब इंजमाम उल हक ने इस्तीफा क्यों दिया है? सुनने में ये आ रही है जी वो मिलने गए हैं जक्का अशरफ को एनसीए में, और जक्का अशरफ उनको मिले नहीं है, तो उन्होंने आके अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। अब इंजमामुल हक हाँ, बड़े क्रिकेटिंग प्लेयर थे वो, लेजेंड हिस्ट्री थे। में छोटा प्लेयर तो नहीं है, वो इवन पाकिस्तान में वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत हम्म, बड़ा प्लेयर है वो। बहुत तो बड़ा नाम है, इंजमामुल हक बिल्कुल। को आप इस तरह से डिग्रेड अगर करेंगे तो वो तो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। हम्म, बिल्कुल। और आपको अगर याद हो, एक आए थे हमारे वसीम खान, वो भी मुझे जी जी काफी प्रोफेशनल लगते थे, इमरान जी खान के दौर में आए थे वो। जी। तो उनको भी हमने निकाल इवन दिया। के जो चीफ उनका सेलेक्टर है पूरा। आपका मोहम्मद वसीम आया था, वो बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करके हर प्लेयर का जवाब भी जाता था वो बंदा, कि इस प्लेयर को हमने किस और वजह से वो नहीं आप रखा। देख लें कि अभी इस वर्ल्ड कप में ही देख लें, जो प्लेयर आपके परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हारिस रऊफ, ये सारे प्लेयर उनके आल्दो के उनकी गलतियां भी थी। दानिश अजीज को भी उन्होंने सिलेक्ट किया था साउथ अफ्रीका के टूर में, जो कि पूरी तरह फेल हुए थे। ठीक है, अब वो तो हर 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 सिलेक्टर से। सिलेक्शन तो आपकी हाँ। 100% ठीक नहीं ना हो सकती है। हाँ, इवन कि वो भी इमाद थोड़ा सा। वसीम को वो भी नहीं लेके आया था, मैं तो समझता हूँ इमाद वसीम एट दी फर्स्ट प्लेयर टीम से ड्रॉप होता ही नहीं था। एटलीस्ट होता फॉर ही नहीं टी था, ट्वेंटी तो तो नहीं इमाद तो, वसीम टी का ट्वेंटी बनता में था। तो आज भी उसकी जगह और बनती है, और वनडे में जितना भी उन्होंने उसकी जगह बैक बनती किया, है। मोहम्मद वसीम ने जिस तरह बैक किया हैदर अली को, खुशदिल को, वो भी मेरे ख्याल से ठीक था एक लिहाज से, कि प्रॉपर वो चांस देते थे और ठीक है, अब आपको इस ट्राई प्लेयर का करते पता थे तो कि लग गया प्लेयर। ना कि खुशदिल शाह और हैदर अली इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग नहीं करते। अब उनको दोबारा जरूरत है फर्स्ट क्लास में जाएं, अपने आप को मनवा कर दोबारा वापस कराएं। तो आपको अब क्या लगता है कि अब फ्यूचर क्या होगा अब, ये इसका इमरान इंजमाम की इंक्वायरी का, और जो इंजमाम पांच की मेंबर्स। इंक्वायरी तो नहीं होनी चाहिए इसमें, यह है कि इंजमाम, एक खबर ये भी आई थी कि इंजमाम रिजवान और बाबर का जो है वो एजेंट जो है साया कौर, वो भी सेम है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इसमें आप क्या हाँ। कहेंगे? हाँ, इसमें ना एक ये होता है, अब ये सायर कॉरपोरेशन जो है ना, ये बहुत बड़ी एक ना प्लेयर प्लेयर मैनेजमेंट की कंपनी। अब इसके अंदर फुटबॉलर भी हैं। आपको पता हो, एक न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था, अभी खेला भी था वो, उसमें इंजर्ड हो गया था। वो लेफ्ट हैंडर था उनका, वो स्पिनर भी था, ऑफ स्पिनर था, वो लेफ्ट हैंडर था, नंबर 7 पे बैटिंग करने आता था, मुझे उसका नाम जेन से निकल गया। वो भी उनके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, साया कोर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है। संदीप लामिछा ने आपने सुना होगा, हाँ नेपाल का जी, प्लेयर है, नेपाल का प्लेयर है। उसका भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। संदीप और लेमिचानी एक्चुअली द रस्सी। हाईएस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट, बेहतरीन विकेट लेने वाला संदीप हाँ। लेमिचानी है। 41 इनिंग भी हाँ, उसने और लिया थे। रस्सी, रस्सी वंडरडूसन जो साउथ अफ्रीका का वेनेडो से प्लेयर है, साउथ वो अफ्रीका भी से। साइक, और उसके मैनेजर भी साइक और वाले हैं। उसके मैनेजर भी साइक, और उस तरह 2-3 फुटबॉलर हैं ये। इनके तो मैनेज, मैंने मैं आज ही देख रहा था, एक इनके खबर ये ये भी एक आ रही बहुत थी कि बड़ी ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है। है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, तो ये एक दूसरे को बैक भी करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके जो अब उसमें ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इंतजाम के ऊपर जो इल्जाम है, इंतजाम के ऊपर जो इल्जाम है, और ये भी कराची माफिया का ही एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। इल्जाम ये है कि जी इंतजाम जो है उस उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, जो प्लेयर्स जिन्होंने साया कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब कि जिस प्लेयर का साया कॉर्प के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आपकी टीम के अंदर अगर आप देखें, साया कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका रिजवान का है। आप मुझे बताएं कि रिजवान आपकी टीम से ड्रॉप होते हैं, हमारे इंतजाम सेलेक्टर ना भी होते तो रिजवान ड्रॉप होते थे आपकी टीम से। इवन के टेस्ट में भी रिजवान आ सकता है, सरफराज दूस, अहमद को इतना हेड नहीं है टेस्ट क्रिकेट में दूसरे भी। बॉल दूसरे प्लेयर जो साया कोर्ट में है,
बाबर आजम। आप मुझे बताएं कि बाबर आजम की मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है आपकी टीम में, बाबर मतलब आजम इस इंजमाम के टाइम, ऊपर ये। बाबर आजम के इर्द गिर्द तो आपकी अच्छा, पूरी टीम रिवॉल्व कर रही है। बाबर आजम नहीं होगा तो पाकिस्तान तीसरे बिल्कुल प्लेयर चलेगी हैं, किस तरह। तीसरे प्लेयर जो साया कोर्ट के जिनके मैनेजर है, तीसरे प्लेयर, वो उनका नाम है नसीम शाह। आप मुझे बताएं कि नसीम शाह अगर सिलेक्ट होते तो उनकी आउट बिग ऑफ फिश, मेरिट सिलेक्शन थी। बिग फिश। नसीम हाँ, तो शाह आपकी ये इस तो टाइम मैं तीन बड़े समझता हूँ बड़े। कि आपकी साउथ आपकी शकील, टीम में सबसे बड़ा साउथ प्लेयर है। शकील, साउथ शकील वो भी कराची के हैं, वो भी साया कोर्ट के साथ उनका साउथ कॉन्ट्रैक्ट है। शकील तो क्या मेरिट पे वो आउट खेल ऑफ रहा है मेरिट है? बिल्कुल। हाँ, T20 में उसकी मेरिट पे जगह नहीं खेल रहे हैं। बनती, ओडीआई टेस्ट में तो खेल रहा है, उसकी बनती भी है उसकी। हाँ, मेरिट पे खेल रहे हैं, डबल सेंचुरी भी, मतलब ये तीन चार प्लेयर और भी अभी प्लेयर हैं ओडीआई में आपकी। उसको टाइम लगेगा अपने आप को स्टैब्लिश करने में, लेकिन टेस्ट हाँ, में तो वो स्टैब्लिश लेकिन हो आप चुका ये हुआ है। देखें ना कि इंतजाम के ऊपर ये इल्जाम तो गलत है ना जी, कि उन्हीं को खिलाते हैं जो इनकी सहायक और के साथ जिनको साइन किया गया है। मतलब असल ये में सारे प्लेयर इंजमाम के ऊपर इनके ये भी बगैर। एलिगेशन थे ना कि इमाम को भी लाने वाला इसका भांजा है तो उसको ले आया था। हालांकि इमामुल हक इंजमाम के हो सकता है उसके इन्फ्लुएंस से भी आया हो, लेकिन इमामुल हक पहले जब आया था तब इसकी परफॉर्मेंस भी थी शुरू में। परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन ये उसको ले ये आया, इसलिए प्रॉपर। लेके आया गया था कि इसकी थोड़ी जो गलतियां हैं वो इसको इम्प्रूव करेगा और वो, लेकिन असल में मसला ये इमामुल हाँ, हक ने इम्प्रूव नहीं किया उसमें किसी कहीं पे भी। इम्प्रूव नहीं किया। अच्छा, ये प्रॉपर एक सिस्टम से आया है, अंडर 16 खेला है, फिर अंडर 19 खेला है, उसके बाद ये पाकिस्तान ए खेला है, पाकिस्तान शाहीन खेला है, उसके बाद पाकिस्तान। भाई ये नहीं हुआ कि इमाम घर में सोया हुआ था और इंतजाम ने कहा जो आपको मैं पाकिस्तान खिला देता हूँ। मतलब प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू। और मेरे ख्याल में इमाम की सिलेक्शन जब फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ था, उस वक्त डिबेट की जा सकती है कि समी जस्टिफाइड असलम हो को सकती है, जस्टिफाई हो उस, सकती है, हाँ, लेकिन अगर लेकिन आप अब नहीं परफॉर्मेंसेस हो देखें तो सकती। स्टैट्स के लिहाज से तो इमाम शुरू से स्टैट्स के ऊपर तो प्रॉपर फोकस होता था इमाम का। और उसको पता होता था कि मैंने अगर स्टैट्स अपने सेट रखने, तो हमारा तो डिबेट होती है ना कि इमाम के इम्पैक्ट के ऊपर, कि वो सिर्फ स्टैट्स के लिए खेलता है, वो इम्पैक्ट के लिए नहीं खेलता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंजमाम ने कोई ऐसा कोई पूरी, लेकिन हाँ, ये जो अब 15 इंजमाम ने सिलेक्ट की थी, अगर हम टेक्निकल लिहाज से देखें तो कुछ इश्यूज थे जो आपकी 15 सिलेक्ट हुई है। लेकिन उसको हम इस बेस पे नहीं कह सकते कि चूंकि इबरार जो था वो साया कोर्ट में नहीं था तो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ। अब उसामा मीर भी साया कोर्ट में नहीं था, वो तो सिलेक्ट हो गए। तो मतलब कि ये चीज तो आपके ये इतना चीजें पाकिस्तानी इलॉजिकल एक क्रिकेट में मेरे आर्गुमेंट। हिसाब से तो अभी इसका जो हम इस नोट पे करते हैं कि ये जो सारी हमने डिस्कशन की है, ये सारी डिस्कशन पाकिस्तानी मैं क्रिकेट को एक आगे और बात चलने। एंड में करना चाहूंगा, जी जी। एक और बात मैं एंड में करना चाहूंगा कि हमें, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी एज अ फैंस, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम सबको चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए हमें, एज अ कराची का, एज अ लाहौर, एज अ लाहौर कलंदर फैन, एज अ नहीं नहीं, इस्लामाबाद ये तो यूनाइटेड फैन। चीजें बिल्कुल हमें, बेसलेस हैं और बिल्कुल ये गलत होनी चाहिए। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए कि लाहौर से बंद लड़के हैं, एट द एंड वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। जो सब यही बंदा चाहते ग्रीन हैं। शर्ट एक दफा पहन ले वो हमारे लिए मोतबर है। हाँ, हमारे लिए सरफराज भी उतना मोतबर है जितना हमारे लिए बाबर है या रिजवान। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो इस चीज बाबर पे का भी एंड फैन हूँ करते और हैं। मैं और सरफराज का भी फैन हूँ बहुत बड़ा। हाँ, तो बिल्कुल। इसको इसी नोट पे तो एंड मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही लेना चाहूंगा कि अभी जो सारा ये हमारी डिस्कशन थी, इससे पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ तो नहीं जा रही, तो हमें इसको अवॉइड ही करना चाहिए। इस सारी मामलात को हमें अब इकट्ठे बिल्कुल होकर हमारा एक मैसेज पेज पे यही आके। होगा कि, हाँ, मैसेज यही होगा कि एक पेज पे आके चीज़ों को सोल्व करने की तरफ जाना चाहिए। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि वो कोई इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें कि चाहे हमारी ऊपर कोई गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो हमारे चेयरमैन या जो हमारी इनका स्पोर्ट्स टेन्योर पूरा फेडरेशन हो। है इनके ऊपर कोई इफेक्ट, इनका टेनोर पूरा होना चाहिए और इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जी ठीक है जी। तो इसके साथ ही, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे। आपको आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन की भी प्रेस कर दीजिए। बाकी आपके हमारे आपको आप हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।